तो देखो एक चीज याद रखना, जैसे मान लिया जाए मैंने कहा था डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में, यहां पर एक टर्म यूज करते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है इसको, है ना। मैंने कहा था कि फिजियोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना सॉल्ट चाहिए, कितना वाटर चाहिए। और विशेष करके देखो दो नाम है, एक तो एल्डोस्टेरॉन और जो आपका एडीएच होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, है ना। ये हार्मोन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को। मतलब एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच का जो मैंने कहा कंडीशंस है, हार्मोनल बेस्ड जो रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो मेन दो हार्मोन की बात करें अगर, तो ये क्या बताओ, एल्डोस्टेरॉन और एडीएच का अमाउंट होता है ना। कि ये अगर आपके ये दोनों हार्मोन्स जानते हैं ये कहां से आता है बताओ, सोर्स क्या है इसका? एल्डोस्टेरॉन का सोर्स क्या होता है? कौन से ग्लैंड से आता है? हाइपोथैलेमस से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अरे मिनरलोकॉर्टिकॉइड से आता है ना ये, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से आएगा ना ये। और ये कहां से आता है? ये बनता है हाइपोथैलेमस से, आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है ये, है ना। तो ये हार्मोन्स अगर आपके ब्लड में ऑप्टिमम अमाउंट में है, ऐसा लिखा जाता है कि इफ this hormone present in optimum amount, ओवरऑल कहा जाता है 99% फिल्ट्रेट गेट रीअब्सॉर्ब्ड कहते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये दोनों हार्मोन बिल्कुल ही आपके बॉडी में नहीं है, ये अब्सेंट हो गया, मान लिया जाए कंडीशन है ये, है ना। आइए अगर ये हार्मोन आपके ब्लड में बिल्कुल ही नहीं है, मान लिया जाए कंडीशंस है ये है ही नहीं, तो इसके बावजूद भी अगर ये हार्मोन ना भी हो ना, स्टिल वी आर एबल टू एब्जॉर्ब अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ फिल्ट्रेट। मतलब रीअब्सॉर्ब 99 हो रहा था, और यहां पे कितना बताओ? अगर ये नहीं भी है तो कितना हम कर पा रहे हैं? 88%। समझ में आ गया? क्वेश्चन यहां पर ये है कि 88% अगर रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं हम, तो क्या इससे हमारा, इससे कोई दिक्कत? अगर ये ऐसा मान लें कि ये हार्मोन अगर बिल्कुल ही बॉडी में ना हो, तो कैन वी सर्वाइव इवन आवर बॉडी इज एबल टू एब्जॉर्ब अप्रोक्सीमेटली 88% ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट? क्या लगता है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर आपके ब्लड में एडीएच और एल्डोस्टेरॉन अपने ऑप्टिमम अमाउंट में है, तो हम अपने बॉडी में लगभग 99% फिल्ट्रेट क्या कर रहे हैं? रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, है ना। अगर ये हमारे बॉडी में बिल्कुल ही ना हो, अगर मान लो ब्लड में अवेलेबल नहीं है, स्टिल वी आर एबल टू रीअब्सॉर्ब 88% ऑफ फिल्ट्रेट। तो क्या हम इस कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं? क्या लगता है, कर सकते हैं? तो देखो, तो ये फर्क तो 11% का है ना। फर्क कितना हुआ? 11% का। लेकिन ये 11% आपके लिए एक दिन में लगभग 20 लीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 20 लीटर के बराबर होता है। यूरिन बनता है 1.5 और 21.5 निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा फिर। तो इतना वाटर लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। इसका मतलब क्या हो गया कि 11% थोड़ा बहुत नहीं होता है, बहुत होता है। 11% का भी बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। सो हमारे बॉडी के अंदर हमेशा एक ऑप्टिमम लेवल में क्या है बताओ? एल्डोस्टेरॉन और एडीएच होता है, एंड दैट मैनेज आर कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये 11% लगभग 20 लीटर के बराबर है। इतना ज्यादा फ्लूइड आप लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते, है ना। सो आवर बॉडी ऑलवेज नीड ऑप्टिमम लेवल ऑफ एल्डोस्टेरॉन एंड
ADH, but this amount fluctuates according to our body requirements. ज्यादा कम होता रहता है, but ऐसा मान ले कि बिल्कुल ही ना हो तो we cannot survive. So our body always need what? Optimum amount of aldosterone and ADH. That amount fluctuates, but इसको पूरी तरह से absent आप नहीं कर सकते. समझ में आ गया ना? तो this difference is around 11%, is approximately 20 लीटर, और इतना ज्यादा अगर फ्लूइड निकल जाएगा बॉडी से तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते. समझ में आ गया ना? और देखो अब मैं आपको डायग्राम में बता देता हूं. ये समझ में आ गया आपको? सोर्स समझ में आ गया? अभी मैं बताऊंगा और रैस वगैरह के बारे में तो और अच्छे समझ में आएगा, बट फिलहाल ये जानिए आप कि एल्डोस्टेरोन और एडीएच का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है किसके वॉल पे? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के वॉल पे. समझ में आ गया? और उसमें भी देखो अगर ऐसे देखा जाए, ये देखिए जैसे मान लो आपका डीसीटी है ये, है ना, और ये डीसीटी है और ये सपोज करो कलेक्टिंग डक्ट है ये, ठीक है ना. देखो ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये आपका मान लो डीसीटी है. तो डीसीटी का देखो ये प्रॉक्सिमल हाफ है और ये इसका डिस्टल हाफ है. अब देखो फर्क क्या होता है, कौन सा हार्मोन का इन्फ्लुएंस कहां पर होता है. तो डीसीटी के प्रॉक्सिमल हाफ पे, जो इसका जो फर्स्ट हाफ होता है, इस पे मेन इन्फ्लुएंस किसका होता है? एल्डोस्टेरोन का पहले हाफ पे. डीसीटी के दूसरे हाफ पे और पूरे कलेक्टिंग डक्ट पे किसका इन्फ्लुएंस होगा? आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का. समझ में आ रहा है? तो एडीएच का मेन एक्शन कहां पर है बताओ? आपके डीसीटी के डिस्टल हाफ पे और कलेक्टिंग डक्ट पे. जो डीसीटी का प्रॉक्सिमल हाफ होता है, पहला हाफ जो होता है, उस पे किसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है बताओ? एल्डोस्टेरोन का. तो एल्डोस्टेरोन मेनली इन्फ्लुएंस द प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ डीसीटी, वेयरएज एल्डोस्टेरोन ये हो गया एंड डीसीटी, ये देखो एडीएच का इन्फ्लुएंस कहां पे होगा बताओ? द डिस्टल हाफ एंड कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है. तो ये लिख लीजिएगा आप. ये क्या हो गया? क्या करूं? ओके ठीक है, लिख लो. एल्डोस्टेरोन मेनली influence the proximal half of DCT, whereas ADH mainly influence the distal half of DCT and the collecting duct. Distal half of क्या बताओ? DCT and collecting duct. अब उसका पूरा एक्शन मैं बताऊंगा बाद में. अब फिलहाल ये देखिए यहां पर, अब देखिए देखो, अब मान लो ये आपका डीसीटी का स्ट्रक्चर है ना, और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है, मान लो ऐसे. तो ये पता है आपको कि आपके डीसीटी से सॉल्ट भी बाहर आता है और वाटर भी बाहर आता है. समझ में आ गया? इवन कलेक्टिंग डक्ट से भी सॉल्ट बाहर आता है और वाटर बाहर आता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए. आइए, और मैंने पहले कहा था कि जब भी आपके, अब देखो बुक में जहां जहां एरो बाहर दिखाया जा रहा है वो एरो क्या इंडिकेट करता है? रीअब्जॉर्प्शन. ये समझ में आ गया आपको? अगर आप यहां पर मान लीजिए कि आपके फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन 300 क्या था बताओ? 300 मिली ऑस्मोलरिटी था, है ना. अब जब ये इधर की तरफ आएगा तो याद रखिएगा कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट में आते आते जहां यूरिन फॉर्म हो जाता है, ये वापस कहां पहुंच जाता है? 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर हो जाता है. तो ये या तो यहाँ पे आइसो या हाइपो हो गया, और फिर से क्या होगा बताइए? हाइपर हो जाएगा. तो कलेक्टिंग डक्ट में फाइनली जब वाटर और सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट पे जो चीज बचा वो यूरिन का पार्ट है वो, एंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज अप्रोक्सीमेटली 1200 मिली ऑस्मोलरिटी पर लीटर कहा जाता है, जो आपके प्लाज्मा के कंसंट्रेशन से 4 टाइम्स क्या होता है? ज्यादा होता है ना. ये भी याद रखिएगा. फिर से ये यहाँ पे हाइपो या आइसो रहता है डीसीटी में, और कलेक्टिंग डक्ट में वापस वो क्या हो गया बताओ? हाइपरटोनिक हो जाता है वो.
समझ में आ गया? और यहीं पर आप किसकी बात कर रहे हैं बताओ? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करता है। तो डीसीटी से सॉल्ट आता है, बाहर आता है, वाटर बाहर आता है। सिमिलरली सॉल्ट वाटर आपके कलेक्टिंग डक्ट से ही बाहर आता है। ये आपका कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है ये। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये इवेंट था आपका, बताओ किस चीज का? इवेंट ऑफ री एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और देखिए अब मैं आपको बताऊं अगर नेक्स्ट इवेंट वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन का। देखो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है पीएच बैलेंस में आयनिक बैलेंस में सिक्रीशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये याद रखना मोर सेलेक्टिव कहते हैं इसको एंड कंप्लीटली एक्टिवली होता है। ये एक्टिवली सिक्रीशन कहते हैं। ये पैसिव नहीं होता, ये पूरी तरह से क्या बताओ एक्टिवली होता है। रीएब्जॉर्प्शन तो एक्टिव भी होता है पैसिव भी होता है, बट सिक्रीशन पूरी तरह से एक्टिवली होता है। ठीक है ना? और ये बुक में लिखा भी हुआ है कि पीएच के बैलेंस में, बॉडी फ्लूइड के आयनिक बैलेंस में सिक्रीशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लिखा हुआ है देखो बुक में। सिक्रीशन के बारे में जहां लिखा हुआ देखिए वो लिखा गया होगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच के बैलेंस में, आयनिक बैलेंस में, है ना? और ये पूरी तरह से क्या होता है एक्टिवली होता है। मोर सेलेक्टिव कहते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कि रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में ज्यादा सेलेक्टिव कौन है, तो आंसर क्या आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ में आ गया? और ये देखिए यहां पर देखो देखो, और ये भी याद रखिएगा कि सिक्रीशन भी ऑलमोस्ट नेफ्रॉन के सारे पार्ट्स में होता है, बट इसका मेन जो एरिया है वो पीसीटी ही होता है। ठीक है, और अगर मान लो ये आपका ये क्या हो रहा है? ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? हो जाएगा, वाह। देखिए मान लो ये आपके ब्लड वेसल्स हैं ऐसे, ये आपका पेरिट्यूबुलर क्या है बताओ? कैपिलरी है ये। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सिक्रेशन का एरो उल्टा होता है ना? कि जो चीज यहां से निकल के यहां पहुंच रहा है ये ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है ना? और जो सिक्रीट होगा वो वापस यूरिन से बाहर आ जाएगा वो। ठीक है, और जो आपका पीसीटी होता है, देखिए जो पीसीटी होता है ये मेजर साइट ऑफ ट्यूबुलर क्या है बताओ? री एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। अब आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा कुछ करेक्शन है, मैं बता दूं आपको। जैसे आपके बुक में क्या लिखा गया है कि पोटेशियम, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोटेशियम, अमोनियम आयन, अमोनिया और आपका H+ आयंस। देखो ये तीनों को दिखाया गया है कि आ रहा है इसके अंदर। सेम यहां भी तीनों दिखाया गया है, देखो ऐसे वही तीनों चीज, और वही तीनों चीज देखिए यहां पर आप ऐसे देखिए तो वही तीनों चीज यहां भी दिखाया गया है ऐसे। क्या क्या बताओ? पोटेशियम, अमोनियम आयंस एंड
हाइड्रोजन प्लस H+ आयंस, है ना। तो तीनों ये पार्ट यहां बताया जा रहा है, लेकिन ये याद रखिएगा ये कि आपके पीसीटी में देखो पोटेशियम एक ऐसा मतलब आप कह सकते हैं आयन है, ये एक ऐसा कैटायन कह सकते हैं आप इसको, जिसका पीसीटी में 100% क्या होता है, ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन होता है। ये समझ में आ रहा है। पोटेशियम एक ऐसा आयन है जो रीअब्सॉर्ब भी होता है और फिर सिक्रीट भी होता है, लेकिन उसका सिक्रीशन पीसीटी में नहीं होता। पीसीटी में क्या बताओ, 100% ट्यूबुलर इसका रीअब्जॉर्प्शन है, तो सिक्रीट कहां होगा, वो डीसीटी में कलेक्टिंग डक्ट में होता है। ये समझ में आ रहा है। लेकिन आप एनसीईआरटी में ध्यान से देखिए, या तो लैंग्वेज में या तो डायग्राम में, दोनों में कुछ मतभेद है। लैंग्वेज में कुछ दिखाया गया है और डायग्राम में कुछ अलग चीज दिखाया गया है। फिर तो लैंग्वेज में कहने का मतलब जो सत्य होता है, बात बता दूं आपको कि पीसीटी में पोटेशियम का सिक्रीशन नहीं होता। समझ में आ रहा ना। पोटेशियम का सिक्रीशन कहां होता है आपके डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। हाँ, पोटेशियम का यहां पे क्या है बताओ, पीसीटी में 100% ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पोटेशियम एक ऐसा आयन है जिसका रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और जिसका सिक्रीशन भी होता है। ये भी आपके गाइड में कहीं भूले बैठे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि कौन सा ये आयन है जिसका सिक्रीशन भी होता है और रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। उसका आंसर क्या है बताओ, पोटेशियम आयन। समझ में आ गया। अब आप ये याद रखिएगा कि ये तो चलो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो ये यहां पर नहीं होता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहां पे पोटेशियम का यहां पे सिक्रीशन नहीं है। पोटेशियम का सिक्रीशन देखो यहां पर भी है और यहां पर भी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बहुत चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं बताऊं आपको कि कुछ अमाउंट में आपके बॉडी में यूरिक एसिड भी सिक्रीट होता है, क्रिएटिनिन भी सिक्रीट होता है, ड्रग्स वगैरह सिक्रीट होते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो खाते हैं, पेनिसिलिन वगैरह अगर आप यूज कर रहे हैं, और ये सभी किस सिक्रीट कहां पे हो रहा है बताओ, आपके पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी में ये तो चलो एनसीईआरटी में बताया गया कि K+ अमोनियम आयन H+ ये तो सिक्रीट हो ही रहा है। इसके अलावा देखो यूरिक एसिड की बात भी कर रहे हैं आप, क्रिएटिनिन की भी बात कर रहे हैं, क्रिएटिनिन जो होता है, ड्रग्स वगैरह जो कंज्यूम करते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो होता है, इन सब का सिक्रीशन कहां पे होता है बताओ, आपके पीसीटी में। समझ में आ गया। बट आपके एनसीईआरटी में तीन ही चीज लिखा हुआ है, पोटेशियम, H+ एंड अमोनियम आयंस। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। समझ में आ गया ना। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है देखो कि हाइड्रोजन आयन का सिक्रीशन, देखो ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। बाइकार्बोनेट का हमेशा क्या होना है, रीअब्जॉर्प्शन, और H+ का हमेशा क्या होना है, सिक्रीशन। ये दोनों अपोजिट इवेंट होता है ना, और एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो जो आपका पीएच बैलेंस होता है बॉडी में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कि H+ को सिक्रीट कर देगा। अगर मान लो आपके ब्लड में, बॉडी में ज्यादा एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो रहा है, ब्लड आपका ज्यादा एसिडिक हो गया है, और ब्लड के एसिडिक कंडीशन को कम करना है, तो नेफ्रॉन क्या करेगा, H+ के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, और जितना H+ सिक्रीशन बढ़ेगा, यूरिन से क्या होगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा वो, और रीअब्सॉर्ब ज्यादा करेगा किसको होता है, बाइकार्बोनेट को, तो बैलेंस भी क्रिएट करेगा वो। तो H+ का हमेशा जो सिक्रीशन है और बाइकार्बोनेट का हमेशा जो रीअब्सॉर्प्शन है, ये दोनों इवेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। समझ में आ गया ना। तो ऐड कर लीजिएगा इसको। देखो H+ सिक्रीशन एंड बाइकार्बोनेट रीअब्सॉर्प्शन takes place in opposite direction, and it plays a very important role in maintaining the pH of body fluid। समझ में आ गया। और याद रखना, जैसे कहते हैं, अब देखो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका अमाउंट, अगर मान लो क्रिएटिनिन यहां पर 2 मिलीग्राम अवेलेबल है,
2 मिलीग्राम है, तो यहां से निकला वो 3 मिलीग्राम हो गया। देख लो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि निकला था यहां पे 2 और यहां पर क्या हो गया ये और 3 हो गया बाहर निकलते वक्त। ये इसका मतलब क्या है कि क्रिएटिनिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ और बाद में और क्या हो गया, सिक्रीट हो गया, तभी तो अमाउंट बढ़ेगा। अगर कोई चीज आपके फिल्ट्रेशन में जिसका अमाउंट कम है और यूरिन में ज्यादा निकल रहा है, वो इसका क्या मतलब है कि उसका 1% भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ और बाद में और क्या हो गया बताओ, सिक्रीट हो गया। तो याद रखिएगा क्रिएटिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो अमाउंट होता है वो फिल्टर्ड अमाउंट से क्या होता है, ज्यादा होता है जो यूरिन से बाहर आता है, बिकॉज इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ तो बाद में क्या हो गया और बताओ, सिक्रीट हो गया। और ये क्रिएटिनिन बनता कहां से वैसे बताओ, इसका सोर्स क्या होता है, वो वहां कहां से हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन का फॉर्मेशन होता है, एनी आइडिया? हाँ, आप जानते हैं कि आपके मसल्स में क्रिएटिन नाम की प्रोटीन होती है, क्रिएटिन, क्रिएटिन फॉस्फेट कहते हैं। देखो सिंपल सा पार्ट होता है, जैसे आप एटीपी यूज कर रहे हैं ना मसल्स में, तो ये एटीपी क्या बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। अब इस एडीपी को वापस एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीपी, क्रिएटिन फॉस्फेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिएटिन फॉस्फेट। उस क्रिएटिन फॉस्फेट ने अपना फॉस्फेट कैसे दे दिया, एडीपी को दे दिया, तो वापस क्या बन जाएगा वो, और अलग क्या हो गया बताओ, यहां से सी, क्रिएटिन अलग हो गया। और ये क्रिएटिन कहां गया, आपके लिवर में, और लिवर ने क्या बना दिया इसको, क्रिएटिनिन, जो लेस टॉक्सिक होता है। क्रिएटिन मोर टॉक्सिक कहते हैं उसको। लिवर का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं ना। तो लिवर ने क्या किया, क्रिएटिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, क्रिएटिनिन में, और यूरिन से क्या होगा वो बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो याद रखिएगा इसको कि क्रिएटिनिन एक ऐसा एक सॉल्यूट है, एक ऐसा आयन है, एक ऐसा सब्सटेंस है हम आपके ब्लड में जिसका सिक्रीशन होता है और इसका अमाउंट यूरिन से जो बाहर आता है वो फिल्टर्ड अमाउंट से क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लो कुछ एक चीज और भी है, देखो जैसे एक नाम है इनुलिन का। मान लो इनुलिन यहां पे 5 मिलीग्राम है, तो यहां से भी 5 बाहर आएगा। देखो जितना था उतना बाहर आया। क्या मतलब है इसका, इनुलिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ। और जानते हैं ये तो होता भी है, ये एक इनर्ट सब्सटेंस होता है, जितना आप बॉडी में लेंगे उतना बाहर आ जाएगा वो। इनुलिन का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ और ना ही वो सिक्रीट हुआ, तो जितना फिल्टर्ड हुआ वो सब कुछ क्या हो गया बताओ, यूरिन से बाहर आ जाएगा ये, है ना। तो वही तो होता है कि जिसका रीअब्जॉर्प्शन करेंगे आप, उसका अमाउंट यूरिन में कम होगा फिल्टर्ड अमाउंट से, और जिसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया आपने पूरा का पूरा बाहर आएगा वो। और जो रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ और सिक्रीट भी हो गया, उसका अमाउंट फिल्टर्ड अमाउंट से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, उसका क्या होता है 100% रीअब्जॉर्प्शन, तो उसका अमाउंट यूरिन में क्या होगा, 0 होता है। जिस चीज को आपने रीअब्जॉर्ब कर लिया पूरी तरह से और जो बाद में सिक्रीट भी नहीं हुआ, उसका अमाउंट यूरिन में क्या होगा, 0 हो जाएगा। और तभी कहते हैं यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता, अमीनो एसिड्स नहीं होते, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, री एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ में आ गया? तो और मैंने कहा था कि वैसे एनिमल्स में जैसे मेरीन टिलोस्ट वगैरह होता है, मेरीन फिशेस वगैरह में क्या होता है, जहां फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, इन दोज एनिमल्स सिक्रीशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जिस एनिमल में फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, वो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को कैसे एलिमिनेट करेगा बताओ, तरीका क्या है, एक ही तरीका है, फिर सिक्रीट कर दो। तो वैसे एनिमल्स में जहां फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता, उन एनिमल्स में सिक्रीशन का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन। समझ में आ गया? चलिए, तो ये आपका मैंने बता दिया 3 इवेंट, क्या क्या बताओ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अब यहां देखिए मैंने कहा था कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस कैसे होता है, देखो यहां पर, अब देखो क्या, उसके पहले एक चीज बता दो मैं आपको, काउंटर करंट मैकेनिज्म लिखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो एक्चुअली ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस
that concentrate the urine according to body requirements. देखिए, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या मतलब है इसका समझो पहले आप। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ये देखो, ऐसे देखिए, ऊपर का पार्ट कॉर्टेक्स है, नीचे का पार्ट क्या बताओ, मेडुला होता है, ये तो पता है आपको, ठीक है। और ये एक क्या है, जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, मान लो ये क्या है आपका जक्स्टा मेडलरी नेफ्रॉन्स। और आप जानते हैं इसमें कि यहां पर एक पैरेलल इस तरह का सिस्टम है, देखो, जो बिल्कुल नजदीक होता है इसके लिम्ब्स के, ठीक है। ये एक्चुअली आपका ब्लड वेसल है, वासा रेक्टा है ये, देखिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहां पर स्ट्रक्चर, ये तो देखो, अगर आप देखें यहां पर, तो ये कौन सा लिम्ब है इसका बताओ, ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है ना, और ये उसका असेंडिंग लिम्ब है, हेनलेज लूप का, है ना। सिमिलरली आप यहां देखिए, ये जो आप रेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये वासा रेक्टा का स्ट्रक्चर है, और उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो ऐसे होता है, देखो, ब्लड इधर से आता है इस डायरेक्शन से, और इधर से निकलता है ऊपर की तरफ, ये है ना। तो यहां देखिए आप, वासा रेक्टा का भी दो अपोजिट लिम्ब है, इसके भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वासा रेक्टा का कौन सा लिम्ब बताओ, डिसेंडिंग लिम्ब है, क्योंकि ब्लड ऐसे आ रहा है, और ये इसका क्या बताओ, असेंडिंग लिम्ब होता है। समझ में आ गया। और याद रखिएगा कि कभी भी कोई दो अपोजिट फ्लो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में फ्लो करे, फ्लो ऑफ ब्लड इन द वासा रेक्टा and flow of nephric filtrate in the Henle's loop takes place in very close proximity, आसपास में होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, and that kind of flow is called counter current flow। काउंटर करना, एक करंट दूसरे को काउंटर कर रहा है, समझ में आ गया। तो द वर्ड काउंटर करंट मींस टू अपोजिट फ्लो इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है इसको। दो डिफरेंट तरह के फ्लूइड का फ्लो काफी क्लोज हो रहा है और एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है, नहीं। तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है बताओ, डिसेंडिंग लिम्ब में क्या फ्लो हो रहा है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, मतलब हेनलेज लूप में, और इसके डिसेंडिंग लिम्ब में क्या फ्लो हो रहा है बताओ, ब्लड का फ्लो होता है ना। तो ये, और याद रखिएगा कि काउंटर करंट सिस्टम में जो कॉर्टिकल पार्ट है उसका कोई यूज नहीं होता, जो भी पार्ट इन्वॉल्व होगा वो उसका मेडलरी पार्ट होता है। देयर इज नो रोल ऑफ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जो कहां है बताओ, कॉर्टेक्स पार्ट में, कॉर्टेक्स का कोई यूज नहीं होता। जो भी कहानी है वो किसकी बताओ, वो मेडला की है। तो अगर पूछा जाएगा आपसे, तो ऑब्जेक्टिवली आप एक एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, आप लिख लो काउंटर करंट का मतलब क्या होता है, लिखिए, फ्लो ऑफ ब्लड एंड फ्लो ऑफ नेफ्रिक फिल्ट्रेट, flow of blood and flow of nephric filtrate takes place
in opposite direction, takes place in opposite direction and in very close proximity, ये एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ है, and in very close proximity, PROXIMITY, बहुत नजदीक होते इसका मतलब, in very close proximity make counter current flow, makes counter current flow. समझ में आ गया ये चीज पहले कि क्यों कहते हैं काउंटर करंट? समझ में आ गया आपको कि दो अलग अलग तरह का फ्लूइड है और दोनों का अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ गया ये? इसके बाद पूछा जाता है कि इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो देखो कंपोनेंट आपके सामने है, देखिए एक तो मेडुला के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है ना, देखो अगर ऐसा देखिए, अगर आप यहां पर देखो, ये जो आप मेडुला के अंदर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, आइए आइए देखो, तो ओवरऑल देखा जाए तो 4 कंपोनेंट हैं इसके। देखिए क्या क्या, देखो तो एक ये हो गया जो नेफ्रॉन्स के बाहर आप देख पा रहे हैं, जो फ्लूइड का एनवायरनमेंट होता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड कहा जाता है इसको। तो लिखो इसको, ब्लू वाले पार्ट को, इसे इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड कहा जाता है। इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड कहते हैं इसको। समझ में आ गया? मतलब जो पूरी तरह से नेफ्रॉन्स को और वासा रेक्टा को सराउंड किया हुआ है, वो जो फ्लूइड है उसका नाम क्या हो गया? इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड कहते हैं इसको। समझ में आ गया? पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट ये हो गया, देखो हेनलेज लूप हो गया ना, किसका? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का। तो लिख लो हेनलेज लूप, दोनों लिम्ब असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों इसमें आ जाता है। हेनलेज लूप हो गया दूसरा कंपोनेंट, जिसका असेंडिंग पार्ट भी आ गया, डिसेंडिंग पार्ट भी आ गया इसमें, है ना। तीसरा पार्ट समझ में आ गया आपको, वासा रेक्टा, है ना। थर्ड पार्ट क्या हो गया? वासा रेक्टा हो गया। और फोर्थ पार्ट क्या हो गया आपका? कलेक्टिंग डक्ट। समझ में आ गया? और ये याद रखिएगा कि आपको ये भी पता है कि कॉर्टेक्स का जो फ्लूइड हो, देखो फ्लूइड यहां भी है ना, कॉर्टेक्स में भी होता है, बट कॉर्टेक्स के फ्लूइड का कंसंट्रेशन 300 होता है, 300 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर। कॉर्टेक्स के बिगिनिंग में भी, अगर मेडुला के स्टार्ट में भी देखें आप, तो 300 ही मिलेगा आपको, बट इफ यू गोज डाउन एंड डाउन, इफ यू मूव डाउन एंड डाउन, बिल्कुल डीप पार्ट में आ जाएंगे, तो इस पार्ट में आते आते इसका जो कंपोजिशन है ये कहां पहुंच जाता है? 1200। तो इफ यू मूव डीप टुवर्ड्स द मेडुला, मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या बताओ? इंक्रीज करता चला जाता है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेडुला द कंसंट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड इंक्रीजेस। स्टार्ट कहां से किया था आपने? 300 से, और डाउन कहां पहुंच गया आप? 1200 पे। उल्टा भी ये सही बात है, अगर आप, ये भी लिखा हुआ है कि इफ यू मूव फ्रॉम मेडुला टू कॉर्टेक्स, कंसंट्रेशन क्या होगा उसका? घटेगा, वापस वो पहुंच जाएगा 300 पे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में इंक्रीज करता है, 300, 400, 500, 600, 700, और फाइनली एट द डीप पार्ट ऑफ द मेडुला इट बिकम्स 1200 मिली ऑस्मोलिटी पर लीटर। समझ में आ गया? याद रखिएगा इस चीज को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में बढ़ता है, स्टार्ट होता है कम से और नीचे ज्यादा हो जाता है। ये क्लियर? इसके बाद देखिए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, देखो कि ये जो काउंटर करंट सिस्टम है, इसमें हमें पीसीटी से, डीसीटी से, इवन जो कलेक्टिंग डक्ट का ये जो कॉर्टिकल पार्ट होता है, इससे कोई मतलब, ये रिवर्स हो जाता है ना इसमें, अंडू कर दें, कहां है अंडू?
अच्छा ये वाला, ओके चलो ठीक, समझ में आ गया ये। मैंने कहा कि इसमें पीसीटी का कोई रोल नहीं होता, डीसीटी का कोई रोल नहीं होता, ना ही इसमें कलेक्टिंग रेट का वो पार्ट इन्वॉल्व होता है जो कॉर्टेक्स की तरफ होता है। क्लियर? अब यहां देखिए, अब कहते हैं काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है, इसमें दो तरह का वर्क होता है। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, आइए, और एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर, कहते हैं एक्सचेंजर। देखिए इसके दो कंपोनेंट्स हैं। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड वन इज कॉल्ड काउंटर करंट एक्सचेंजर। लिख लो, एम मतलब मल्टीप्लायर कहा जाता है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंजर। अब ये क्या है, इसको मैं हटाऊंगा तब पता चलेगा आपको। अब इसको समझ में आ गया। अब जो बच्चे लेट से बैठा, उधर बैठो ना, उधर क्यों बैठे, दिखेगा कैसे, उधर बैठो आराम से, क्यों गर्दन अपना स्ट्रेच कर रहे हो, जाइए। देखो अब ये हटा दो यहां से। देखिए अब समझो थोड़ा, अब थोड़ा इसे समझने वाली बात है यहाँ पे। देखिए देखो, अब ये सारा डायरेक्शन पता चल गया आपको, असेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग, ये हो गया उसका असेंडिंग वासा रेक्टा का, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग, और ये उसका असेंडिंग लिम्ब होता है। ठीक है, अब देखो क्या है कि इसमें पता है कि जो इसमें मूवमेंट है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है। इसमें नेफ्रिक फिल्ट्रेट है ये फिल्ट्रेट जब इस डायरेक्शन से होता हुआ, देखिए जब ये यहां पहुंचता है, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, और मैंने कहा था कि यहां जो सॉल्ट बाहर निकाला जाता है उसको एक्टिवली पंप किया जाता है ना। तो सोच लो यहां से बहुत सारा सॉल्ट अब निकल के ये वासा रेक्टा के कौन से लिम्ब में जा रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा है। तो यहां से जो बाहर निकला, ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये किस चीज का बताओ, सॉल्ट का है। ये इसके थिक पार्ट से बाहर निकल रहा है एक्टिवली। थिक पार्ट किसका है, ये असेंडिंग लिम्ब का। ठीक है, और याद रखिएगा कि डिसेंडिंग लिम्ब में जब वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब में सॉल्ट की एंट्री होती है तो यहां से साथ साथ देखो यहां से क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है ब्लड से। तो ये सॉल्ट और वाटर का क्या हो रहा है बताओ, एक्सचेंज हो रहा है। सॉल्ट की एंट्री हो रही है और वाटर यहां से क्या बताओ, एग्जिट हो रहा है ना। तो एक्सचेंजर का नाम क्यों आया है, एक्सचेंज करना सॉल्ट और वाटर को। ये काम तो कर रहा है आपका वासा रेक्टा कि सॉल्ट को ले रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है ना। और अब देखो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, जितनी बार फिल्ट्रेट इस जगह पे पहुंचेगा, जितनी बार फिल्ट्रेट कहां पहुंचेगा उसके थिक पार्ट में, उतनी बार वो मल्टीपल में सॉल्ट को ऐड करेगा, कहां बताओ, उसके वासा रेक्टा में। तो उसका नाम क्या दिया गया, मल्टीप्लायर। मल्टीपल में सॉल्ट वो ऐड कर रहा है, किसमें, वासा रेक्टा में, और जितनी बार सॉल्ट ऐड करेगा उतनी बार वहां से क्या होगा बताओ, वाटर बाहर आएगा। तो ये एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट विथ क्या बताओ, वाटर होता है। तो
किसके लिए आपने यूज किया कांटेक्ट करंट मल्टीप्लायर? बताओ। द वर्ड कांटेक्ट करंट मल्टीप्लायर यूज्ड फॉर द थिक पार्ट ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेज लूप। समझ में आ रहा ना? तो जहां पे लिखा आपने कांटेक्ट करंट मल्टीप्लायर, उसमें लिख लीजिए स्क्वायर रो देकर नीचे। ये क्या होता है? ये होता है थिक पार्ट ऑफ क्या बताओ? असेंडिंग लिंब ऑफ हेनलेज लूप। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? और देखो, इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो इसका थिन पार्ट होता है, किसका बताओ? जो ये वाला पार्ट है इसका, थिन पतला वाला पार्ट है, कुछ क्या होता है देखो, एक ये भी प्रोसेस है कि कुछ यूरिया वगैरह जो होता है, ये आपके कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से बाहर क्या होता है? डिफ्यूज करता है वो, और वो एक सर्कुलेशन है, देखो वो इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है, ऐसे आएगा, वो यूरिन से पास नहीं कर रहा, वो घूम रहा है, देखो यूरिया का एक सर्कुलेशन चल रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, कुछ देर तक यहां पे रहता है मेडलरी फ्लूइड में, वापस कहां पहुंच गया? उसके डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब के थिन वाले पार्ट में, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे बाहर आ गया। तो जितनी देर तक यूरिया यहां पे प्रेजेंट रहेगा, उतनी देर तक आपके मेडलरी फ्लूइड के कंसंट्रेशन को बढ़ा कर रखेगा वो। अब देखो क्या क्या चीजें हैं, जो सॉल्ट यहां पे बाहर निकला वो तो NaCl है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आपके इंटरस्टिशियल मेडलरी फ्लूइड में दो सॉल्ट की वजह से उसका कंसंट्रेशन क्या बढ़ा हुआ है? क्या क्या बताओ? NaCl साथ में यूरिया होता है, यूरिया का अमाउंट कम होता है मेनली, तो इसमें क्या बताओ? NaCl ही होता है। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दो सॉल्यूट्स हैं जिसकी वजह से आपका इंटरस्टिशियल मेडलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। वन इज योर NaCl एंड सेकंड इज योर यूरिया। समझ में आ गया? ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसको। और यूरिया का सोर्स समझ में आ गया आपको? ये कलेक्टिंग डक्ट के लोअर पार्ट से बाहर निकलता है, कुछ देर यहां रहता है, फिर ये इसमें एंटर करता है, तो वो ग्रेडियंट हमेशा चेंज करता रहेगा। समझ में आ गया ना आपका? अब यहां देखो, मिट क्यों गया ये? अब देखो, अब उल्टी कहानी होनी है इसमें। देखो अब क्या होगा कि इस सॉल्ट को कैरी करता हुआ, देखो अब ये सॉल्ट को कैरी करता हुआ, ये जो इसका अब लिम्ब होता है, जब ये इस पार्ट में आता है, देखो इसके कौन से लिम्ब बताओ? असेंडिंग लिम्ब में। तो असेंडिंग लिम्ब का इवेंट उल्टा होता है। अब यहां से क्या होगा देखिए, जो सॉल्ट इसमें इन हुआ था, देखो जो सॉल्ट इसमें इन हुआ था, वो सॉल्ट तो क्या हो गया? यहां से बाहर आ गया। वो देखिए सॉल्ट इसमें इन हुआ था ना, मेडलरी फ्लूइड में थोड़ी पहुंचा था वो, बट यहां देखो सॉल्ट कहां पहुंच गया बताओ? मेडलरी फ्लूइड के अंदर। और जो वाटर बाहर निकला था वो वापस कहां चला गया? ब्लड में। ये रिवर्स इवेंट हो रहा है, देखो वाटर की एंट्री हो रही है और सॉल्ट यहां से क्या हो रहा है? एग्जिट हो रहा है। अब मुझे बताओ, जो वाटर इसमें एंटर हुआ वो तो चला गया ऊपर की तरफ, इट विल मूव टुवर्ड्स कॉर्टेक्स। तो आपके मेडुला में, आपके इस पार्ट में बचा क्या? सॉल्ट। अरे वाटर जो यहां से निकला था वो तो इसमें पहुंच गया, वो चला गया कॉर्टेक्स की तरफ। तो नेट गेन क्या हुआ? सॉल्ट का। आपके मेडुला में नेट गेन किसका हुआ? सॉल्ट का। और वो सॉल्ट दो तरह का है, आपका यूरिया भी है और आपका NaCl भी है। और जितनी बार ये प्रोसेस होगा उतनी बार वो कुछ ना कुछ सॉल्ट ऐड करेगा आपके मेडलरी फ्लूइड में, जिसकी वजह से मेडलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये इवेंट याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कहां पे क्या एक्सचेंज हो रहा है। यहां पर सॉल्ट गेन, वाटर लॉस, किस पार्ट में? वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में। और असेंडिंग लिम्ब में क्या हुआ? वाटर गेन एंड सॉल्ट लॉस कहा जाता है ना। तो लिख लो इसको, दो चीजें देखो, एक लिखते हैं वाटर गेन और सॉल्ट लॉस, दूसरा है वाटर लॉस और क्या बताओ? सॉल्ट गेन कहते हैं। दोनों किसके लिए यूज हुआ? समझ में आ गया आपको? ये किसके लिए यूज हुआ? वाटर लॉस, सॉल्ट गेन, ये इसके लिए होता है, देखो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, है ना। हाँ सॉरी, वासा रेक्टा।
और ये किसके लिए बताओ? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, जहां पे वाटर का गेन है और सॉल्ट का लॉस होता है। समझ में आ गया? और ये पूरा इवेंट या देखिए यहाँ ये पूरा पैराग्राफ ये यही समझाया गया है, ठीक है? तो पूरा पेज ही आपके लिए काउंटर करंट ही समझाया जा रहा है वहां पर। और अब मैंने कह दिया आपको कि बाय दिस प्रोसेस इंटरस्टिशियल मेडुलरी फ्लूइड एक्यूमुलेट्स, क्या बताओ? NaCl एंड यूरिया। लिख लो, बाय दिस प्रोसेस interstitial medullary fluid accumulates NaCl and urea, और देखो फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी में आपके। अब ये ऑस्मोसिस का पार्ट है। आप जानते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट के इर्द गिर्द मान लो अब अगर आपका मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, देखिए, तो जो ऑस्मोटिक इवेंट होता है उसकी वजह से यहां से अब क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में वाटर क्या होगा, आप ड्रैग करेंगे। देखिए वाटर यहां से बाहर निकलेगा। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेडुलरी फ्लूइड में सॉल्ट के कंसंट्रेशन की ज्यादा होने की वजह से कलेक्टिंग डक्ट से काफी ज्यादा वाटर वहां से क्या बताओ बाहर रीअब्सॉर्ब किया जाता है, जिसकी वजह से यूरिन क्या होगा, मोर एंड मोर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो ये भी बुक में आपके लिखा हुआ है कि लिख लो इस पॉइंट को, लिख लो, ड्यू टू इंक्रीजिंग, देखो ड्यू टू इंक्रीजिंग medullary fluid concentration, due to increasing medullary fluid concentration, more water reabsorption takes place, more water reabsorption takes place from the medullary part of collecting duct, from the मेडुलरी, इवन मेरे ख्याल एनसीईआरटी में लोअर लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ोगे शायद लोअर लिखा हुआ है, लोअर मेडुलरी या केवल मेडुलरी लिखा हुआ है, इधर लिखा होगा इस वाले पैराग्राफ में, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, इधर लाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the, केवल इसने collecting tubule लिखा हुआ है, बट collecting tubule कौन सा बताओ, आपका collecting duct मेडुलरी वाला पार्ट का ही होता है ना। और ऑब्वियसली बात है कि जितना ज्यादा आप वाटर रीअब्सॉर्ब करेंगे, यूरिन बिकम मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड एंड फाइनली वो 4 गुना क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और यही है, और देखो ये कोई हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा इसी तरह से काम करेगा। अगर मान लो आप वाटर का इंटेक कम कर रहे हैं, आप पानी कम पी रहे हैं, ऑब्वियसली बात है पानी कम पिएंगे तो बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा वाटर रिटेन करना, तो काउंटर करंट फ्लो बहुत ज्यादा एक्टिव वर्क करेगा वाटर को रिटेन करने के लिए। अगर आप ऑब्वियसली ज्यादा पानी पी रहे हो, बहुत जरूरत ज्यादा पानी पी रहे हैं आप, तो काउंटर करंट क्यों काम करेगा, तो यूरिन को डाइल्यूट तो करना पड़ेगा वहां पर ना। तो काउंटर करंट फ्लो का मतलब ये नहीं है कि हमेशा यूरिन कंसंट्रेट ही कर रहा है, ये एक वेरिएबल चीज होता है कि वाटर का इंटेक आप कैसा कर रहे हैं, वाटर की क्या अवेलेबिलिटी है आपके बॉडी के अंदर, उस हिसाब से ये प्रोसेस वर्क करता है, ज्यादा भी करेगा कम भी काम करेगा। बट आपके बुक में यही लिखा गया है कि ये यूरिन को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, ये मानकर कि जब आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं तो ये प्रोसेस काफी क्या बताओ ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया? बट यूरिन का जो कंसंट्रेशन वेरी करता है, आप देख सकते हैं इट बिकम मोर येलोइश समटाइम, कभी डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है ये। इट इज ऑल अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द urine and that depends upon the activity of counter current process. समझ में आ गया? और काउंटर करंट प्रोसेस मैंने कहा कि कॉर्टिकल पार्ट का कोई यूज नहीं होता, जो भी पार्ट इन्वॉल्व होगा वो मेडुलरी पार्ट है, और वो भी किसका, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का। क्लियर? चलिए,
तो ये भी समझ में आ गया आपको। अब देखो कैसे ये जो कहते हैं एक जो आपका एक जो ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ये समझो क्या होता है। ये लिख लिया सबने, इसको समझ में आ गया। देखिए तो इसमें पहले बताओ मैं आपको हाइपोथैलेमिक कंट्रोल कैसे करते हैं। देखो इसमें हाइपोथैलेमस का क्या यूज है आपके बॉडी में। तो अब देखो पूरा एक आपकी बुक में एक समराइज्ड पार्ट बताया गया है। जैसे मान लो देखिए जैसे मान लिया जाए ये आपका एक बॉडी टिश्यूज का ये पार्ट है मान लो अगर, है ना, और यहाँ पर आपका ये देखिए ये मान लो ये सॉल्ट है और यहाँ पे रिलेटिवली लेस वाटर है मान लो अगर, तो कह सकते हैं सॉल्ट अगर ज्यादा है मान लो और वाटर की कमी है तो ये क्या है बताओ, इंक्रीज्ड ऑस्मोलिटी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीज्ड ऑस्मोलिटी कहा जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। देखिए ये एक्टिवेट करता है ऑस्मो रिसेप्टर्स को। ठीक है, एक पूरा रूट देखो बनेगा, लूप बनेगा ये। दैट ऑस्मो रिसेप्टर्स इन टर्न ये मैसेज सेंड करता है आपके हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस को, और ये हाइपोथैलेमस टर्न ऑन कहते हैं, ये ऑन हो जाता है, ऑन हो गया ये, है ना। नाउ दैट हाइपोथैलेमस एक्टिवेट पीपी मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ये पिट्यूटरी का दूसरा नाम होता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं इसको। ये एक्टिवेट हो गया और ये एक्टिवेट होने के बाद इट सिक्रीट मोर ADH, एंटी डायरेटिक हॉर्मोन्स कहते हैं इसको, है ना। अब देखो क्या होगा। अब मैंने कहा था कि ये सपोज करो ये आपका DCT का पार्ट है और ये आपका कलेक्टिंग डक्ट का पार्ट है, ये है ना, डिस्टल एंड, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये DCT। ADH का इन्फ्लुएंस देखो यहां पर भी है और इसके इस पार्ट पे भी होता है, और ADH की वजह से नाउ द वॉल ऑफ DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट बिकम मोर परमेबल फॉर वाटर। अब इससे क्या होगा देखो, अब यहां देखिए ऐसे पूरा एक पाथ होता है। देखिए अब मान लो ये आपका एक ब्लड वेसल है, तो यहां से जानते हैं कि वाटर अब इसमें पहुंचेगा, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर यहां पहुंचेगा देखो, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड परमेबिलिटी, है ना। तो पहले तो वो ब्लड में पहुंचा वाटर, क्या पहुंचा यहां बताओ, वाटर की बात कर रहे हैं आप, और वाटर अब यहां पहुंच के ये वाटर कहां पहुंचेगा आपके टिश्यूज के अंदर, और जैसे ही टिश्यूज में वाटर पहुंचा उसका जो इंक्रीज किया था ऑस्मोलिटी क्या हो गया, वो डिक्रीज कर गया, नॉर्मल हो गया वो, और जैसे ही नॉर्मल होगा रिसेप्टर ऑफ हो जाएगा, ये इसकी एक्टिविटी बंद हो जाएगी, और जो हाइपोथैलेमस टर्न ऑन हुआ था वो क्या हो गया,
और ये सर्किट आपका पूरा हो गया। समझ में आ गया ना? और इवन ऐसा कंडीशंस में देखो, हाइपोथैलेमस ऑल्सो एक्टिवेट फॉर इनटेक ऑफ वाटर। प्यास भी लगती है आपको, ये भी होता है। हाइपोथैलेमस में ड्रिंकिंग सेंटर भी होता है, पानी पीने के लिए जो आपको एक स्टिमुलस मिलता है वो भी हाइपोथैलेमस से ही आता है। पानी पिएंगे, जो टिश्यूज के अंदर पानी की कमी थी वो क्या हो गया आपका, पूरा हो गया। तो ये सर्किट आपका पूरा हो जाता है। पहले टर्न ऑन था, फिर क्या टर्न ऑफ हो गया वो, है ना? अब आप देखो एनसीईआरटी में पूरा जो एक पैराग्राफ समझाया गया है, देखिए 19.5 में देखो क्या लिखा, देखो ऑस्मोरिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजिंग इन ब्लड वॉल्यूम। मतलब ब्लड वॉल्यूम में पानी का क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली वो चेंज होता है। ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि ऑस्मोरिसेप्टर्स जो आप देख रहे हैं ये किस किस चीज से एक्टिवेट होता है? तो 3 पॉइंट बन गया ना यहाँ पे, क्या क्या बताओ? ब्लड वॉल्यूम की वजह से, आयनिक कंसंट्रेशन की वजह से, और क्या बताओ? बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम की वजह से। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स which stimulate the hypothalamus in release anti-diuretic hormone और vasopressin भी कहते हैं from neurohypophysis। अब देखो क्या क्या समझाया गया इसमें कि ADH facilitate water reabsorption from later part of the tubule। मतलब किसका क्या हो गया, DCT का डिस्टल हाफ एंड कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट होता है ना। An increase in the body fluid volume can switch off the osmoreceptors and suppress the ADH release and the complete the feedback system कहा जाता है इसको। तो याद रखिएगा, ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होता है ये ऑफ भी होता है, ये ऑन भी होता है। और जैसा आपके बॉडी में वाटर का इन्वायरमेंट होगा वैसे ये ऑफ और ऑन होता है। और आप जानते हैं एक और चीज कि एडीएच को ही क्या कहते हैं बताओ? वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं वैसोप्रेसिन बताओ? ब्लड वेसल्स को ये नैरो करता है ये। अच्छा, ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो आपके ये आपके ब्लड वेसल्स में वाटर की कमी है मान लो, अगर तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम कम हुआ है तो ब्लड प्रेशर आपका डाउन होगा ना। अगर आपके ब्लड वेसल्स में पानी की कमी है तो वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर कम होगा आपका, और उस प्रेशर को बढ़ाना है। तो आप अगर वाटर नहीं डाल सकते उसमें तो कम से कम नैरो कर दिया, देखो उसको। तो जैसे आप ब्लड वेसल क्या करेंगे बताओ? कंस्ट्रिक्ट करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? रेज करेगा। तो एडीएच को एंटी डायरेटिक तो कहते हैं। व्हाई इज एंटी डायरेटिक? ये आपके यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करेगा? कम कर देगा, क्योंकि पानी रिटेन कर लिया ना इसने, तो यूरिन का फॉर्मेशन क्या होगा आपका? कम हो जाएगा। और वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं इसको? इट नैरो द ब्लड वेसल्स टू इंक्रीज आवर ब्लड प्रेशर, है ना। तो ये भी लिख लीजिएगा कि वैसोप्रेसिन क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, कंस्ट्रिक्ट करता है। देखो, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल कहा जाता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल कहते हैं। और इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज करता है। समझ में आ गया? तो ये पूरा आपका एक लूप है। और हाइपोथैलेमस चूंकि आपके ब्रेन का पार्ट होता है ये, तो इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द वाटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? तो टर्न ऑन टर्न ऑफ, जब आपके बॉडी का सब कुछ नॉर्मल हो गया, बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन ठीक हो गया, ब्लड वॉल्यूम भी ठीक हो गया, तो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं? ऑफ हो जाते हैं। और जैसे डिस्टर्ब होगा वो क्या होगा? ऑन होगा। और वो ऑन होने के बाद किसको इन्वॉल्व करता है? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस फिर किसे सिग्नल भेजेगा? आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू सिक्रीट एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। समझ में आ गया? और बिहेवियरल चेंज भी आता है, आपको पानी पीने की भी जरूरत होती है। पानी पिएंगे आप तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा आपका, वो प्रेशर को ठीक करेगा फिर, ठीक है ना। और आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जैसे अल्कोहल होता है ना, चाय होता है, कॉफी होता है, ये एक एडीएच का उल्टा काम करता है। इसको डायरेटिक्स कहा जाता है एक्चुअली। अगर आप ज्यादा चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, अल्कोहल लेंगे आप,
तो यूरिन का अमाउंट क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा एक्चुअली, समझ में आ रहा है। तो वो उसका अपोजिट एक्शन कर रहा है। तो टी, कॉफी एंड अल्कोहल को क्या बोलते हैं बताओ, डाई यूरेटिक्स कहा जाता है। इसकी वजह से यूरिन का अमाउंट क्या होता है बताओ, इंक्रीज करता है। ये भी लिख लीजिएगा, टी, कॉफी, अल्कोहल आर कॉल्ड डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस। समझ में आ गया? चाय, कॉफी, अल्कोहल क्या होता है बताओ, डाईयूरेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं इसको। और देखा होगा एक्चुअली अल्कोहल वगैरह लेने के बाद जो प्रॉब्लम है कि जो हैंगओवर वगैरह होता है, उसका कारण यही है कि पानी इतना ज्यादा वो मतलब बॉडी से बाहर निकलेगा। इवन सेल्स जो होते हैं हमारे ना, उसके अंदर से भी वाटर बाहर निकल, सेल्स में भी श्रिंकिंग आना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट रिजल्ट्स इन अ काइंड ऑफ मेजर हेडेक, जिसको आप हैंगओवर कहते हो एक्चुअली, है ना। तो अल्कोहल के साथ ये, अगर आप पानी का प्रॉपर इंटेक कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ वाटर इंटेक कर रहे हैं आप, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉब्लम कब है, जब आप ऑन द रॉक ले रहे हैं, समझ में आ गया। तो वो थोड़ा ठीक, वैसे भी कहते हैं ड्रिंकिंग इज गुड विथ 3D, डाइट, ड्यूरेशन एंड डाइल्यूशन। if you are caring for these 3D, alcohol is not so much harmful. हार्मफुल कहने का मतलब, आप रोज अगर लीटर पीना स्टार्ट करें तो हार्मफुल हो ही जाएगा ना। इन ए वेरी हेल्दी मैनर, इफ समवन इज टेकिंग अल्कोहल विथ ऑल दिस पैरामीटर्स लाइक डाइट, बढ़िया खाना, ड्यूरेशन मेंटेन करना है आपको, अ प्रॉपर गैप शुड बी देयर, एंड डाइल्यूशन। अगर ये तीन चीज है तो वो आपके लिवर को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। बट जो कंडीशंस हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं और रोज आप लीटर के लीटर उड़ाए जा रहे हैं आप, और अब लीटर ही पीना है तो पानी की जरूरत क्या है उसमें, है ना। तो उन लोगों के लिए फिर वो लिवर का भी एक लिमिट होता है। लिवर इज ए सेंटर ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, बट उसकी लिमिट है 50, 60, 70, 100 ml डिटॉक्सिफाई करने का, और उसको रोज आप 750 ml दे रहे हैं अगर आप, तो क्या होगा, लीवर बोलेगा ठीक है अभी तुम कर लो, बाद में मैं दिखाऊंगा मेरे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। एंड वंस योर लिवर बिकम नॉन फंक्शनल, देखो लिवर कितना आपका वफादार ऑर्गन होता है। इवन योर लिवर वर्क फॉर 5%, 95% लिवर खराब हो चुका है, 5% लिवर बचा हुआ है, लिवर फिर भी काम करता है और आदमी जिंदा रहता है। और डॉक्टर कहता है भैया ऐसा है कि अब मोर और नो मोर में ज्यादा का फर्क नहीं है, 5% लिवर तुम्हारा काम कर रहा है। अगर अब भी नहीं सुधरे आप, क्योंकि लिवर हैज ए कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, वो धीरे धीरे ठीक होता करता है अपने आप को, बट 5% भी मान नहीं रहे हैं आप। डॉक्टर ने कह दिया उधर निकले, उधर सीधा ठेके में चले गए, बहुत प्रेशर है, क्या हो गया, डॉक्टर कहता है कि अब लिवर खराब हो गया तुम्हारा, आई एम इन प्रेशर नाउ, आई एम इन टेंशन नाउ, एंड टू रिड्यूस दैट टेंशन अगेन ही हैज टेकन बल्क ऑफ अल्कोहल। तो जो 5% था वो भी आपने निपटा दिया। और आप जानते हैं लिवर सिरोसिस जो होता है उसके बाद, और लिवर 1.5 kg का ऑर्गन है, ट्रांसप्लांट भी इतना आसान नहीं होता, दूसरे का माथे पे रखना पर लिवर लेके जा रहे हैं आप, तो 1.5 किलो का ऑर्गन है, ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है। लेकिन आजकल जो साइंसेस वगैरह डेवलप हो रहे हैं इस तरह से कि अभी एक मैं रिलेटिव का ही केस जानता हूं, जिसमें एक डॉटर ने अपने फादर को लिवर का पार्ट डोनेट किया, छोटा सा पार्ट दे दिया, क्योंकि लिवर में रीजनरेशन होता है और आप जेनेटिकली अगर लिंक्ड हैं तो ये भी होता है आजकल कि लिवर का एक पार्ट काट कर दूसरे में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और दोनों अब हेल्दी हैं, दोनों ठीक हैं, क्योंकि लिवर रिजनरेट करता है। बट ये है कि डॉटर का लिवर अच्छा होगा तब तो, अब एक अल्कोहलिक को ट्रांसप्लांट कर रहा है तो क्या फायदा उसका फिर, समझ में आ गया। ये लो, तो ये था आपका हाइपोथैलेमस के बारे में। अब देखो आगे, रैस सिस्टम कहते हैं। देखो और यही कारण, देखो पंजाब, इनानी और पंजाब जानते हैं आप, बगल में आपके, जहां पर अल्कोहल को लोग पानी की तरह यूज करते हैं। हरियाणा में थोड़े लोग थोड़े से डिसिप्लिन है इस मामले में, उतना तो नहीं इंटेक करते,
बट पंजाब का तो कल्चर है ये कि वो, और वहां पर अल्कोहल को बहुत ज्यादा गलत दृष्टि से देखते भी नहीं है। वो उनके लिए एक फैमिली सिस्टम है, रोजमर्रा का एक वो उनका साधन है कि जैसे लोग चाय पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, वैसे अल्कोहल भी ले रहे हैं, है ना। लेकिन उनके साथ एक बेनिफिट क्या है कि दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डाइट। अच्छा हेल्थ भी है उनका, क्योंकि डाइट से कंपेयर नहीं करते वो, मतलब डाइट होना चाहिए पूरा। और जानते हैं नॉनवेज वगैरह भी ज्यादा चलता है, और फैट का इंटेक जितना प्रॉपर करेंगे आप विथ अल्कोहल, वो अल्कोहल के इफेक्ट को क्या करता है बताओ, कम करता है। तो फैट इज वेरी गुड, अ काइंड ऑफ सब, मतलब जो उसका एडिशन होता है ऐसे। तो फैट का इंटेक अगर आप कर रहे हैं तो फैट पेरिस्टाल्सिस को स्लो करता है थोड़ा। तो अल्कोहल आराम आराम से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, लीवर के पास पहुंचेगा, लीवर के पास टाइम है, डिटॉक्सिफाई करेगा, तो दिक्कत नहीं होती। बट लीवर को तुरंत तुरंत अल्कोहल जा रहा है, सप्लाई एकदम यहां से जा रहा है, पहुंच रहा है लीवर में, तो लीवर पे स्ट्रेस बढ़ जाता है फिर, और उसके बाद दिक्कत होती है एक्चुअली। तो चलिए भविष्य में इन सब चीजों का ध्यान दीजिएगा, तो आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और कहते हैं पंजाब वगैरह में तो अगर शादियां हो रही हैं तो विदाउट नॉनवेज एंड विदाउट अल्कोहल शादियों का मतलब ही नहीं है। ऐसा सही बात मैं कह रहा हूं कि कुछ हो ना हो, अल्कोहल तो होना ही चाहिए और नॉनवेज होना चाहिए प्रॉपर, अदरवाइज मैरिज इज वेस्ट। क्या यार तुमने अल्कोहल भी नहीं कराया यार, तुसी बड़े खराब हो। और देखो पंजाब तो कह रहे हैं वहां पे अल्कोहल स्मोक नहीं करते, बट आप जानते हैं ड्रग्स, उड़ता पंजाब, नाम ही उड़ता पंजाब है, उड़ता हरियाणा तो नहीं बना ना, पड़ोस में है, देखो कभी बन भी जाए। चलिए अब देखो ये रैस क्या होता है, यहाँ पे आर का मतलब रेनिन कहते हैं, RENIN, डबल एन नहीं है ये, सिंगल एन है, याद रखिएगा। किडनी में एक ही एन होता है, यहाँ भी एक ही एन है, समझ में आ गया। अक्सर बच्चे RENNIN, अरे वो स्टमक में होता है। ये जो ए है यहाँ पर, इसको एंजियो टेंसिनो जेन कहते हैं, और ये जो ए है यहाँ पे, ये एल्डोस्टेरोन होता है। प्रणाम प्रणाम। देखो अब ये क्या है, पूरा सिस्टम समझिए पहले आप। यहाँ पर देखिए, मान लो ये आपका ब्लड वेसल है, और इसमें लेस वॉल्यूम है ब्लड का, और लेस वॉल्यूम की वजह से आपका बीपी अभी क्या है, डाउन है। समझ में आ गया, ब्लड प्रेशर कम है आपका। तो जैसे आपका ये ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, अब देखो एक उसके पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, देखिए देखिए कोई नहीं, देखो क्या है ये है क्या, JGA,
JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहा जाता है इसको। अब वो समझो पहले क्या होता है। अच्छा बताओ ये क्या है? मतलब जो उधर से इसलिए एफरेंट हो जाएगा? अरे एरो देखो, जो लेके आएगा वो एफरेंट है, जो निकला वो एफरेंट होता है। मैंने इधर से दिखा देते, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा मैं इधर से दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपका एफरेंट आर्टरियोल है और इधर आपका ये एफरेंट, जो एग्जिट यहां से हो रहा है ना। और देखो एफरेंट आर्टरियोल का कुछ पार्ट है ना, एक ऐसा पार्ट होता है जो डीसीटी के सेल्स के साथ कहीं पर वो फ्यूज करता है। ये देखिए, ये आपका डीसीटी है, मान लो यहां पर ये क्या बताओ डीसीटी है, और ये जो पूरा आप हिस्सा देख रहे हैं, देखिए ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहां से यहां तक, यही आपका क्या है बताओ? JGA कहा जाता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है देखो, तो इसमें JGA में एक तो आपका हो गया जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एफरेंट आर्टरियोल। समझ में आ गया? देखो ये सेल्स, सॉरी ये वाला रेड वाला जो है, देखो क्या है उसका नाम बताओ? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं उसको। समझ में आ गया? दूसरा देखिए जो इसके बीच में है, जो दोनों को सपोर्ट करता है एक्चुअली, वैसे ये नाम इसको लेसी सेल्स कहा जाता है। सपोर्टिंग सेल्स है, दोनों को जोड़ता है ये एक्चुअली, ये बीच में देख रहे हैं आप। और तीसरा होता है देखो मैकुला डेंसा कहा जाता है, मैकुला डेंसा ऑफ क्या DCT, थर्ड जो देख रहे हैं आप वहां पर, ये कॉलमनर सेल्स होते हैं एक्चुअली, थोड़ा सा मॉडिफाई कर जाता है ये, अ काइंड ऑफ कॉलमनर सेल्स ऑफ योर DCT। ठीक है, तो जहां पर DCT के सेल्स एफरेंट आर्टरियोल्स के सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं, वो एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस कहा जाता है इसको, है ना। तो लेसी सेल्स बीच में जो लोगों को जोड़ता है, जेजी सेल्स को और मैकुला डेंसा को। समझ में आ गया? और ये याद रखिएगा कि जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर डाउन हुआ, आपका ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, दैट एक्टिवेट्स द सेंटर ऑफ, या देखो और भी बहुत सारा चीज है, अगर डिटेल से जाएंगे आप, एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड, अब देखो कितना कुछ बताने को होता है कि ब्लड प्रेशर जैसे ही कम होगा, आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा, तो जो आपका GFR है, अगर मान लो ब्लड प्रेशर कम है तो आपका GFR भी क्या होगा बताओ? घटेगा। अरे जब प्रेशर कम हो गया तो GFR कम होगा ना, और GFR कम होगा तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट बहुत धीरे 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 मूव करता है, कहां बताओ? आपके पूरे रीनल ट्यूब्यूल्स में। और जब वो काफी धीरे धीरे मूव करेगा तो ऐसा लिखा जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन को लंबा टाइम मिलता है। अब एक तो तेजी से भाग गया, अब धीरे धीरे भाग रहा है वो, तो रीअब्जॉर्प्शन, अगर मान लो आपके सोडियम का अगर ज्यादा हमने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, सोडियम लोड कहते हैं, अगर DCT के अंदर नेफ्रिक फिल्ट्रेट का सोडियम लोड क्या हो गया? कम हो जाता है। वैसे ये सब आपके लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाता है कि इतना जानिए आप कि GFR कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम है, तो आपका एक्टिवेट क्या हो गया? JGA। बट एक्चुअली क्या होता है, सोडियम लोड कम होने की वजह से मैकुला डेंसा कीमो रिसेप्टर की तरह वर्क करता है। याद रखना, मैकुला डेंसा एक्ट लाइक एज क्या? कीमो रिसेप्टर कहा जाता है इसको। और ये जब सोडियम लोड कहते हैं कम हो जाता है फिल्ट्रेट में, तो ये एक्टिव हो जाता है। सोडियम लोड डिक्रीजेस इन योर नेफ्रिक फिल्ट्रेट, GFR कम हो गया है, सोडियम लोड कम हो गया है। तो अब मैं एक पूरा वो बना देता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको मिटा देता हूं मैं केवल। ये समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ JGA। एफरेंट इसमें नहीं आता, इसमें क्या आता है? एफरेंट आता है, और साफ साफ एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, याद रखिएगा इसको। अब देखो
अब देखो, जब जीएफआर कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से, तो क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ JGA, जक्स्टाग्लैमुलर एपरेटस। इसकी वजह से अब क्या होता है देखो, जो इवन जो कहते हैं जक्स्टा, मेनली देखो ये होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करता है रेनिन, और याद रखना रेनिन एक एंजाइम होता है, ये हार्मोन नहीं होता। इट एक्ट लाइक एज एंजाइम। रेनिन एक तरह का एंजाइम होता है जो आता कहां से, बताओ? जेजीए से, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से। एपरेटस का ये जो पार्ट होता है इससे आता है ये, है ना। और ये रेनिन क्या करता है बताओ? अब आप जानते हैं कि एक कंपाउंड है जो लीवर से आता है, इसे कहते हैं एंजियोटेंसिनोजेन। ये कहां से आता है? आपके लीवर से आता है। रेनिन इस पे एक्ट करता है एंड इट बिकम्स एंजियोटेंसिन 1। क्या बन गया ये? एंजियोटेंसिन 1। तो रेनिन कन्वर्ट इनएक्टिव, देखो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है एक्चुअली, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। देखिए क्या बन गया? एंजियोटेंसिन 1। किसके एक्शन की वजह से? रेनिन की एक्शन की वजह से। समझ में आ गया? इसके बाद देखिए, ये एंजियोटेंसिन 1 जब ये क्रॉस करता है लंग्स के कैपिलरी को, लंग्स कैपिलरी, तो वहां कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। तो 1 क्या हो गया? 2 में कन्वर्ट हो गया। कहां पर? जब वो ब्लड के साथ किसको क्रॉस कर रहा है? लंग्स के कैपिलरीज को। वहां पे लंग्स की कैपिलरी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो 1 को 2 में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो, अभी जो एंजियोटेंसिन 2 है इसका मल्टीपल रोल है, इट हैज मल्टीपल रोल इन योर बॉडी सिस्टम। लाइक देखो, सबसे पहले कहते हैं एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये एक पावरफुल वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। वैजो कॉन्स्ट्रिक्टर कहते हैं इसको। और अगर देखो, अगर ये कर दे किसका? इफरेंट आर्टरियोल का, ऑफ किसका बताओ? इफरेंट आर्टरियोल। अब बताओ क्या होगा? अगर आपके इफरेंट आर्टरियोल को नैरो कर दिया जाए तो आपका जीएचपी क्या होगा? बढ़ेगा, और जीएचपी बढ़ेगा तो जीएफआर भी क्या होगा? आपका इंक्रीज करेगा। एफरेंट को नहीं बढ़ाया आपने, एफरेंट को नैरो कर दिया, और तो अगर जैसे ही नैरो होगा आपका जीएफआर क्या होगा? बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ना। एक्चुअली क्या होता है, जीएचपी बढ़ता है तो इसकी वजह से क्या इंक्रीज करेगा? आपका जीएफ जो पहले कम था वो क्या हो गया बताओ? ज्यादा हुआ। पहला इवेंट तो ये हो गया, देखो, है ना। और वैसे भी वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड प्रेशर तो रेज करेगा, ये कहीं भी एक्ट करेगा तो ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। ठीक है, एक रोल तो ये हो गया देखो इसका, है ना। दूसरा रोल देखिएगा इसका, नाउ दैट एंजियोटेंसिन 2 also acts on the adrenal cortex. एंजियोटेंसिन 2 का एक्शन कहां पे हुआ? एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, आपका जो ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर। और आप जानते हैं किसी कॉर्टेक्स से रिलीज क्या होता है? एल्डोस्टेरॉन, है ना। तो यहां से क्या रिलीज होगा बताओ? हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टेक्स रिलीजेस एल्डोस्टेरॉन, एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन होता है, पता आपको ये। एंड दैट एल्डोस्टेरॉन फर्दर इंक्रीजेस परमिएबिलिटी किसका? डीसीटी का, दोनों के लिए, सॉल्ट के लिए भी और वाटर के लिए भी। सॉल्ट भी बाहर निकलेगा, वाटर भी बाहर निकलेगा, वो आपके ब्लड में पहुंचेगा, और ब्लड का वॉल्यूम जो कम हो गया था वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और अगर वो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा? आपका इंक्रीज करेगा। तो लिखो एल्डोस्टेरॉन मेक्स द, लिखो एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस, लिखो इंक्रीजेस permeability of the wall of DCT
increases permeability of the wall of DCT for both salt and water. सॉल्ट भी बढ़ा, वाटर भी बढ़ा, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? ओवरऑल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. देख लो ऐसे, देखो एरो देकर, ओवरऑल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ओवरऑल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम. और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा. और अगर वो इंक्रीज करेगा तो जीएफआर जो पहले आपका कम हो गया था, जीएफआर क्या होगा? नॉर्मल हो जाएगा आपका. देखो बढ़ाना नहीं है हमें, जो कम था उसको क्या करना है बताओ? नॉर्मल करना होता है. समझ में आ गया? और ये सर्किट आपका क्या हो गया? पूरा हो गया. और ये भी आपके एनसीईआरटी में बताया गया है. समझ में आ गया? तो यहां से काफी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं कि जे क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होता है, रेनिन कब रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन कहां से आता है. एंजियोटेंसिन 2 लिखा हुआ है, बट ये नहीं लिखा कि वो कहां बनता है. 1 2 में कन्वर्ट होते हैं लिखा हुआ है, बट एक्चुअली वेदर कहां ये बना इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है. समझ में आ गया? तो ये तो हो गया तब जब आप कह रहे हैं कि जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम है, ब्लड प्रेशर आपका डाउन है. रिवर्स भी हो सकता है कि अगर मान लो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा हो, उसे भी कम करना होता है. तो एक तीसरा सिस्टम आपके बॉडी में वर्क करेगा. ये समझ में आ गया सबको? और याद रखना एंजियोटेंसिन 2 वगैरह आपको वाटर इनटेक के लिए भी आपको क्या करता है बताओ? ये हाइपोथैलेमस को इन्फ्लुएंस करता है. ये भी याद रखना, एंजियोटेंसिन 2 आल्सो इन्फ्लुएंस योर hypothalamus, and hypothalamus in turn make your behavioral change for intake of water. तो पानी जाएगा, वो भी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा. तो ये भी लिखिएगा, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो हाइपोथैलेमस को भी एक्टिवेट करता है फॉर अर्ज ऑफ वाटर ड्रिंकिंग कहते हैं. क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो एक और यहां पर इसको कहते हैं एएनएफ. एएनएफ सिस्टम क्या है? देखो एएनएफ सिस्टम क्या है? देखो, और इसे कहते हैं एट्रियल नाइट्री यूरेटिक सिस्टम कहते हैं. देखो इसको फैक्टर कह सकते हैं. ठीक है. अब ये क्या है देखिए. अच्छा बताओ, जैसे आप कहते हैं कि ये सपोज करो आपका ये हार्ट चैम्बर है. ठीक है, ये आपका राइट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना. और अगर मान लिया जाए कि आपके इंफीरियर वेना केवा से ज्यादा अमाउंट में ब्लड वगैरह आपके एट्रिया में आ रहा है, मतलब है क्या कि ब्लड प्रेशर आपका रेज्ड है, ब्लड वॉल्यूम आपका ज्यादा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है आपका, और ज्यादा फास्ट ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, और इंफीरियर वेना केवा में ज्यादा ब्लड आपके एट्रिया में एक्यूमुलेट कर रहा है. इसकी वजह से मतलब ओवरऑल आपके एट्रिया में ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ मोर ब्लड वॉल्यूम एंड मोर ब्लड प्रेशर. एंड हाई ब्लड प्रेशर कैन डैमेज आवर कैपिलरीज, उससे ज्यादा दिक्कत होगी आपको. तो तुरंत हमें ब्लड प्रेशर को क्या करना है बताओ? डाउन करना. और ये बॉडी का अपना सिस्टम होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा का सारा इनवॉलंटरी प्रोसेस चल रहा होता है. समझ में आ गया? तो जैसे ही आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये जो होता है देखो, एट्रियल वॉल स्ट्रेच करते हैं, ज्यादा स्ट्रेचिंग होता है इसमें. स्ट्रेच करेगा ना एट्रिया का वॉल, और इसके स्ट्रेचिंग की वजह से एट्रिया वॉल रिलीजेस एन हार्मोन. देखो ये हार्मोन एक्चुअली, ये इट एक्ट लाइक हार्मोन कॉल्ड क्या बताओ? ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर. ये हार्मोन है जो एट्रिया के वॉल से आता है. समझ में आ गया ना? और जैसे ही ANF रिलीज होगा, देखिए ANF का क्या क्या फंक्शन होता है. देखो एक तो कहते हैं ये जो आपका ब्लड वेसल था उसे डायलेट कर देगा. देखो ब्लड प्रेशर कम होगा, देखो है ना. दूसरी बात देखिए यहां पर
इंक्रीजेस मोर यूरिन आउटपुट, मोर क्या बताइए, यूरिन आउटपुट कहता है। अगर ये आउटपुट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड वॉल्यूम क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, और ये घटेगा तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी आपका क्या होगा बताओ, डाउन होगा। सिंपल है ना। तो एक तो ये ब्लड वेसल को डायलेट करता है, ब्लड प्रेशर कम होगा इससे, और दूसरा देखो मैंने क्या कहा, यूरिन का फ्लो ज्यादा हो गया अगर तो ब्लड में पानी की कमी होगी ना, और वॉल्यूम कम होगा ब्लड का तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा आपका, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये देखो रैस का बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है, एंटागोनिस्टिक प्रोसेस कहते हैं। देखो तो पूछा जाएगा रैस और एएनएफ जो होता है, एएनएफ ये जो दोनों सिस्टम है ये एक तरह का क्या बताओ, एंटागोनिस्टिक सिस्टम कहते हैं। देखो इनका जो एक्शन है वो अपोजिट पाथ के लिए होता है, एक ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए और एक घटाने के लिए होता है। So ANF dilates the blood vessel and dilation will certainly decrease your blood pressure. समझ में आ गया। ब्लड वेसल जितना आप कंस्ट्रिक्ट करते जाएंगे ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। पता है आपको, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस। जितना नैरो होता जाएगा रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, कंडक्टेंस कम होगा और ब्लड प्रेशर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर को कम करने का यही तरीका होता है कि आप ब्लड वेसल को डायलेट कर दो, सारा जो ब्लड पीछे जमा पड़ा था आगे निकल जाएगा और ब्लड प्रेशर आपका क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जिस आदमी का बढ़ जाता है उसको ऐसी दवाई दी जाती है तुरंत जो उसके ब्लड वेसल को क्या करे, डायलेट कर दे। या फिर कहते हैं जब बहुत ज्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो गया हो और बिल्कुल आदमी हैप्पी बर्थडे के कगार पे पहुंच जाता है, तुरंत आपको कुछ करना है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, तो तुरंत इपिनेफ्रिन का इंजेक्शन डाल देते हैं। इमरजेंसी इंजेक्शन होता है इपिनेफ्रिन का, जैसे ही जाएगा इपिनेफ्रिन वेरी पावरफुल ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्टर, वो ब्लड वेसल को नैरो करेगा, जितना भी ब्लड वॉल्यूम बचा हुआ है उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो तुरंत शूट अप करता है। क्योंकि जब तक ब्लड प्रेशर अब मैनेज नहीं होगा तो एक्सीडेंटल केस में यही होता है ना, तुरंत अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं लोग ट्रॉमा सेंटर में, तो सबसे पहला काम यही है कि हाउ टू मैनेज द ब्लड प्रेशर। क्योंकि एक बार आप कॉमा में आ गए, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हुआ और आप अगर कॉमा में चले गए तो इसके बाद कंडीशन और क्रिटिकल हो जाता है। और एक्सीडेंटल केसेस का जो मेन डेथ है इट इज बिकॉज ऑफ मेजर ब्लड लॉस कहा जाता है। अगर बीपी कंट्रोल हो गया तो चांसेस रहते हैं, बट बीपी कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना, विच एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया हाउ टू रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कहा जाता है इसको। अब जो देखो इसका लास्ट पार्ट जो है कि मिक्सचुरेशन कैसे होता है, यूरिन कैसे बॉडी से बाहर आता है, वो इवेंट देखिए। समझ में आ गया सबको ये? और ये सब एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम होते हैं। और यूट्यूब पे क्वेश्चन देखा आपने, 3 सीरीज बना हुआ है इसका, एक्सक्रीटिव सिस्टम के 30-40 क्वेश्चन हैं, आपको मैं शेयर करूंगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा उसमें। चलिए हटा दो इसको। चलिए अब देखो मिक्सचुरेशन प्रोसेस। कैसे यूरिनेशन का प्रोसेस क्या हो समझिए पहले आप यहाँ पर। तो देखो देखिए ऐसे देखिए,
देखो देखिए, मान लो ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। और ग्लैंड के ऊपर ये देख रहे हैं आप, ये इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं, देखो इसको। और ये देखो, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहा जाता है इसको, जो प्रोस्टेट के नीचे होता है। ये पूरा मान लो पेनिस का स्ट्रक्चर है ये, और ये अंदर यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा मेल में चूंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, तो होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा बेटर है इन मेल। चूंकि ये यूरेथ्रा 4-5 सेंटीमीटर होता है फीमेल्स में, तो यूरिन कैन बी होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन रिस्पेक्ट टू, अगर कंपेयर करेंगे तो मेल्स में ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट बिगर लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है ना। और आप जानते हो कि ब्लडर में यूरिन स्टोर होता है। ये यूरिन का अगर वॉल्यूम मान लो, और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सब स्ट्रेच क्या बताओ, रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। और इसके ब्लडर के वॉल में एक स्मूथ मसल होता है, देखो इसको क्या कहते हैं, डेट्रूजर मसल कहा जाता है इसको। प्रोस्टेट के ऊपर क्या बताओ, इंटरनल स्फिंक्टर है, और नीचे क्या बताओ, एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहा जाता है, ठीक है। और मान लो, देखिए ऐसे, ये सपोज करो ये आपका ब्रेन है ऐसे, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन, और ये क्या है बताओ, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ये इसके कुछ अलग अलग एरियाज हैं, देखिए जैसे मान लो ये सैक्रल सेगमेंट कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, और ये मान लो थोरैसिको लंबर सेगमेंट है ये एसएनएस का, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड का। पढ़ा ना, थोरैसिको लंबर स्पाइनल एसएनएस का ब्रांच, पीएचएनएस का ब्रांच वगैरह होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का ये एरिया है, देखिए थोरैसिको लंबर एरिया होता है, सैक्रल एरिया होता है इसका, ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है ये, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कंडीशंस क्या होते हैं, अगर लेस यूरिन है आपके ब्लडर में, यूरिन ना के बराबर है या बहुत कम यूरिन होता है, तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं लेस एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी यहां पे नहीं हो रहा है। और ये एक सेंसरी सिग्नल, देखो ये एक सेंसरी न्यूरॉन है जो मैसेज कहां पास कर रहा है, इसके सैक्रल सेगमेंट को, और सैक्रल सेगमेंट इसको पास करेगा थोरैसिको लंबर एरिया को, ये मैसेज। और ये जो थोरैसिको लंबर वाला पार्ट होता है, ये अब
एक्ट करता है देखो यहां पे और यहां पे, किस लिए बताओ? ये जो ब्रांच आप देख रहे हैं ये मोटर न्यूरॉन है एक्चुअली, ये मोटर न्यूरॉन है किसका? एसएनएस का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। एसएनएस के ये ब्रांचेस होते हैं एक्चुअली। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो डेट्रूजर मसल है ये क्या करेगा? रिलैक्स करता रहता है, और इसमें क्या आएगा? कंस्ट्रिक्शन आएगा। किसमें? इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में। मतलब ये अगर ऐसे दबा हुआ है और रिलैक्स कर रहा है तो यूरिन यहां क्या होगा बताओ? एक्यूमुलेट करेगा। तो एसएनएस की वजह से क्या है बताओ? मसल्स क्या होता है? रिलैक्स करता है, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में क्या होगा बताओ? वो कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, तो यूरिन को क्या करेगा? वो स्टोर करता है। तो याद रखिएगा कि एसएनएस इसकी वजह से क्या स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज ऑफ यूरिन कहा जाता है। और ब्रेन को भी पता है कि यूरिन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ब्रेन का वॉलंटरी कंट्रोल भी है। और ये ब्रेन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किसे करता है बताओ? आपके एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, और इस नर्व को पुडेंटल नर्व कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको? पुडेंटल नर्व कहते हैं। और ये नर्व क्या करेगा? इसको भी किसमें रखता है? कॉन्ट्रैक्शन वाले, वॉलंटरली कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में रखता है कि नहीं यूरिन तो क्यों कॉन्टैक्ट करेगा, मतलब वो रिलैक्स करेगा वो, है ना। तो ब्रेन का वॉलंटरी कंट्रोल किस पे होता है? आपके एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे। जो एक्चुअली देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल का फर्क यही होता है। इंटरनल आपका स्मूथ का पार्ट होता है एक्चुअली, और एक्सटर्नल आपका स्केलेटल का पार्ट होता है। ये वॉलंटरी कंट्रोल में होता है। आप जानबूझ के कहते नहीं, ब्रेन कहता है कि ये भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरिन है ही नहीं इसके अंदर। तो अगर आपके ब्लडर में यूरिन ना हो या ना के बराबर हो, तो ब्रेन का एक इनिबिटरी कंट्रोल किस पे है बताओ? कॉन्शियस कंट्रोल कहते हैं इसको। किसका? किसके ऊपर? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के ऊपर। डेट्रूजर मसल्स रिलैक्सिंग फेज में है, और इंटरनल यूरेथ्रल कॉन्ट्रैक्शन के फेज में रहता है। समझ में आ गया? अब मान लो यूरिन एक्यूमुलेट कर गया, कहां पर? ब्लडर के अंदर। तो एक रिवर्स इफेक्ट होता है, जैसे ही ब्लडर में यूरिन जमा होगा रिसेप्टर्स एक्टिवेट ज्यादा होगा, ज्यादा फायर डिस्चार्ज करता है वो। मैसेज वही है, देखो वो वापस मैसेज यहीं पे आ रहा है सेक्युलर सेगमेंट पे। लेकिन अब क्या होगा देखो, ये जो थोरैसिको लंबर आउटफ्लो की बात कर रहे हैं आप, देखिए अब सेक्युलर सेगमेंट में ही देखो, ये जो होता है यहीं से एक ऐसे देखो, जैसे ही आपका ज्यादा यूरिन जमा होगा तो क्या होगा? देखो प्रोसेस क्या है, देखिए इसी सेगमेंट का एक देखो अटैचमेंट फिर यहां से है, और वो अटैचमेंट फिर यहां से भी होता है। ये ब्रांच किसका बताओ? पीएस एनएस का। ये कब होगा बताओ? जब यूरिन एक्यूमुलेट करेगा और पीएसएनएस एक्टिवेट होता है, और पीएसएनएस की वजह से सारी चीजें रिवर्स होंगी। अब डेट्रूजल मसल्स में क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्शन। इंटरनल यूरेथ्रल क्या होगा? रिलैक्स करेगा। और ब्रेन जो अभी तक ये कह रहा था नहीं नहीं नहीं, ब्रेन कहता हाँ हाँ हाँ। तो ब्रेन ने भी क्या अलाउ कर दिया कि भैया जो जिसको आपने जानबूझ के बंद किया हुआ था उसको रिलैक्स करो। मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, कि आपको चाहे जितना भी अर्ज तेज आ रहा हो, इंटेंस अर्ज है, स्टिल यू आर एबल टू कंट्रोल यूरिन फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ योर वॉलंटरी कंट्रोल। ब्रेन को लग रहा है अभी कंडीशन ठीक नहीं है, थोड़ा टेक्स योर टाइम, है ना। तो ब्रेन का कंट्रोल किस पे है बताओ? एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर पे। बट जैसे ही सब कुछ ओके हो गया, पीएसएनएस ने क्या स्टार्ट कर दिया? कॉन्ट्रैक्शन। किसमें? डेट्रूजर मसल्स में। इंटरनल यूरेथ्रल क्या हो गया? रिलैक्स कर गया। और ब्रेन ने भी एक मैसेज पास किया, किसको? एक्सटर्नल यूरेथ्रल को रिलैक्स करने के लिए। सब कुछ तालमेल बैठ गया, और यूरिन क्या होगा? बाहर आ गया। तो एसएनएस की वजह से क्या होता है बताओ? यूरिन स्टोर होता है, और पीएचएनएस की वजह से बताओ यूरिन बाहर आता है। और बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं बताओ? मिक्चुरेशन कहा जाता है। तो एनसीईआरटी में देखो क्या क्या टर्म यूज किया गया है? रिसेप्टर, रिसेप्टर, मोटर, देखो इतना तो लिखा हुआ है,
अगर देखेंगे आप तो 2-4 लाइन लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको कि पीएसएनएस की वजह से क्या होता है बताओ, कॉन्ट्रैक्शन किसका बताओ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, डेट्रूजर मसल और रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और जो आपका वॉलंटरी कंट्रोल है ब्रेन की वजह से भी क्या होगा बताओ, रिलैक्स किया होगा आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड दैट फाइनली रिजल्ट्स इन एग्जिट ऑफ यूरिन। दैट इवेंट इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। आपके एनसीईआरटी में कुछ नीट के एग्जाम में या पीएमटी के एग्जाम में पूछा गया था पहले कि इफ रिसेप्टर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लैडर व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन। कि मिक्चुरेशन आने के लिए, मिक्चुरेशन होने के लिए रिसेप्टर्स का होना जरूरी होता है। यूरिन तो जमा होगा एंड बट मिक्चुरेशन होता क्या बताओ, एग्जिट कहते हैं ना उसको, ये कंट्रोल है आपका। यूरिन बनेगा, वो तो बनेगा ना, यूरिन तो बनेगा ना, बट मिक्चुरेशन नहीं होगा अगर रिसेप्टर्स हटा दिया गया तो। समझ में आ गया? तो ये चीज याद रखिएगा कि जब यूरिन नहीं है तो बहुत स्लो फायर होता है, बहुत स्लो सिग्नल आते हैं, किससे, सेंसरी न्यूरॉन से, किसके लिए, सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के लिए, और वो फिर एसएनएस को जगा के रखता है। देखो कम सिग्नल आएगा तो क्या जगह एसएनएस, ज्यादा तेज सिग्नल आएगा तो क्या जगेगा आपका पीएसएनएस। एसएनएस की वजह से यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है, और पीएसएनएस की वजह से यूरिन क्या होता है, बाहर निकलता है। जो मैसेज गया वो सेंसरी था, और जिसने मैसेज को पहुंचाया मसल्स तक वो आपका मोटर न्यूरॉन है। और मोटर न्यूरॉन्स आप जानते हैं, वैसे भी देखो एसएनएस पीएसएनएस इज ए ब्रांच ऑफ एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसके सभी ब्रांच को मोटर न्यूरॉन ही कहा जाता है। याद रखिएगा एसएनएस और पीएसएनएस के सारे न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं बताओ, मोटर पाथवे कहा जाता है। वो सिस्टम है जो मैसेज को पास करता है आपके कहां पे बताओ, आपके स्मूथ मसल्स पे, जो आपके इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है ना। तो ऑल द ब्रांचेज ऑफ एसएनएस एंड पीएसएनएस आर कॉल्ड मोटर न्यूरॉन्स, चाहे वो एसएनएस की बात करें चाहे आप पीएसएनएस की बात करें। समझ में आ गया? तो यही है। और याद रखिएगा ब्लडर में लगभग, याद रखना, जब लगभग 150 से 200 ml यूरिन जमा हो जाता है तो ये पीएसएनएस को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। ये मिनिमम ये वॉल्यूम है। वैसे तो आप 50-100 ml पे भी ट्राई कर सकते हैं, बट इट विल बी कंप्लीटली वॉलंटरी। यू कैन ट्राई वॉलंटरली ऑल्सो, इवन योर ब्लडर कंटेन्स 100 ml ऑफ यूरिन, अर्ज नहीं है, रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, बट यू वॉन्ट, ये भी पॉसिबल है। बट अर्ज आने के लिए कम से कम 150 से 200 ml यूरिन जमा होगा आपके ब्लडर में, तो रिसेप्टर्स ज्यादा फायर सिग्नल देता है, और पीएसएनएस क्या होगा बताओ, एक्टिवेट होगा। स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिलीज योर यूरिन। तो अगर मान लो ये बढ़ गया 400 ml पे, तेज सिग्नल, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज आ रहा है, बिल्कुल पीएसएनएस कर रहा है, धाएं धाएं एकदम मैसेज पास कर रहा है, बट आप बहुत अच्छी मूवी देख रहे हैं, है ना, यू डोंट वांट टू मिस अ मोमेंट जिसके लिए बैठे हैं आप। तो दो तरह का आप देखो प्रोसेस चल रहा है, बॉडी कुछ कह रहा है, ब्रेन कुछ कह रहा है। अब ब्रेन कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। अब ये 400 से पहुंच गया 600 पे, अब ये इंतहा हो जाता है एक्चुअली। अब 600 ml होने के बाद भी आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि जो आपका जो एक वॉलंटरी, देखो इनवॉलंटरी सिस्टम तो काम कर ही रहा है आपका, अब जो आप कर रहे हैं पूरी तरह से वॉलंटरी है वो, बट आफ्टर दैट मोमेंट ब्रेन भी कहता है कि न, अब छोड़ दो, और ब्रेन ने भी अपने कंट्रोल को हटा दिया वहां से, जो उसका इनिबिटरी कंट्रोल था वो अब नो से यस हो गया, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो एक लिमिट है ना। और याद रखना, कभी ऐसा सुना कि ब्लडर किसी का फट गया हो, यूरिन जमा करते करते ब्लडर फट गया उसका, खाते खाते पेट फट गया किसी का। हर चीज का एक प्रॉपर एग्जिट रूट होता है।
खाना यहां से बाहर नहीं आएगा। खाने बाहर निकलने का 2 रास्ते होते हैं, पता है आपको, फट के बाहर नहीं आता, तो ब्लडर भी फटता नहीं है। ब्लडर में ज्यादा यूरिन होगा तो वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा, फटने की बात नहीं है। ब्लडर के वॉल काफी मजबूत होते हैं, वो रप्चर नहीं होता है। बट ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। यू कैन होल्ड योर अर्ज फॉर 5-10 मिनट्स, 20 मिनट्स, बट इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। ये आपकी हैबिट ही बन जाएगा, ये आधे घंटे 1 घंटे चलता है ना। तो इसी की वजह से बाद में जो कहते हैं ना, जो डायपर लूज करते हैं, फिर देखा ये आजकल ओल्ड एज में डायपर चलता है ना, देखा ऐड आता है आजकल, नहीं देखा आप लोगों ने ऐड? कमाल है, ओल्ड एज में लोग डायपर यूज करने लगे हैं। अब करते हैं, पहले भी करते थे, पर पहले ऐड नहीं आता था, अब ऐड आता है। और ये इसका मेन कारण क्या कि आप बचपन से वही प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप, तो बाद में क्या होगा, रिफ्लेक्सेस इतने स्लो हो जाते हैं कि यूरिन आया और अपने आप थोड़ा बहुत बाहर आ गया, आपको पता भी नहीं चला। तो और प्रोस्टेट का प्रॉब्लम आता है। तो यूरिन को होल्ड करना ये आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, बट ये भी नहीं कि तुरंत तुरंत जा रहे हैं, है ना। 5-10 मिनट 20 मिनट होल्ड कर सकते हैं, बट नॉट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। बाद में ये काफी दिक्कत करता है फिर। तो बेसिकली मैं एक बार एनसीईआरटी में बता दूं क्या क्या आपको जो मैंने बताया है, और इसका पूरा एक वीडियो बहुत डिटेल से दिया हुआ, वो भी मैं शेयर करूंगा, तो अच्छे से आप वहां से देख लीजिएगा। वैसे फिलहाल इसमें इतना ही लिखा हुआ है, यूरिन फॉर्म्ड बाय नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरिड टू द ब्लैडर, ये तो पता हो गया आपको, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी सिग्नल कहां से? ब्रेन से। कहां पे? आपके एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के लिए। जब तक जमा तो हो रहा है, बट जब तक आप नहीं कहेंगे, आपका ब्रेन नहीं कहेगा, तब तक आप बैठे रहेंगे। ब्रेन नहीं कहते नहीं आप जाइए, अब बाहर जाइए, तो बाहर चले जाएंगे आप, है ना। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन। समझ में आ गया? इन रिस्पॉन्स द रिसेप्टर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। अब देखिए पूरा सीएनएस ही तो है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस का तो पार्ट होता है ना ये। द सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज। देखो सीएनएस पासेस ऑन मोटर मैसेज, जो यहां से बाहर निकल रहा है ना, टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। ये कौन सा स्मूथ मसल है? डेट्रोजर मसल होता है ये, समझ में आ गया? ऑफ द ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ द urethral sphincter causing the release of urine. The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called micturition reflex. तो बिना रिसेप्टर का ना micturition होगा ना रिफ्लेक्स आएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है, उसका आंसर यही है, there will be no micturition। समझ में आ गया? बाकी कितना समय हो गया? एक्स्ट्रा हो गया? चलो अब वैसे भी ज्यादा नहीं है, 2-4-5 मिनट में खत्म ही होता है। चलो अब वो है उसमें ना यूरिन का क्या कंपोजिशन वगैरह होता है, बाकी ये लीजिए।